नमस्कार, राधे राधे। मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन आज आप सभी के सम्मुख आम लक्षणों में से एक मौजूद पेशाब के जलन की परिचर्चा करना चाह रहा था। पेशाब की जलन की सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम पेशाब करें और पेशाब करने के दौरान जलन महसूस होती है तो लगता है कि जैसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हमें हो रही है। कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जलन इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि उनको पेशाब जाने में भी दिक्कतें होने लगती हैं। अब ये जो पेशाब का जलन है, इसे हम साधारणतया पानी की कमी, कम पानी पीने से मानने लगते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशाब के जलन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट है, वो है यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी और यूरिन कल्चर। अब यूरिन के अंदर अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है, जो कि पब्लिक टॉयलेट्स की यूजेस से हो सकता है, खुले में शौच करने से हो सकता है, ऐसे जगहों से जहाँ अगर परिवार के किसी सदस्य को यूरिन में इन्फेक्शन है और कॉमन टॉयलेट का प्रयोग आप कर रहे हैं, तो आपको वहाँ के थ्रू भी हो सकता है। यूरिन इन्फेक्शन अगर आपको है, पेशाब में जलन आना, बुखार की तरह रहना, आपको पैर हाथ में काफ़ी तेज़ दर्द होता है, कमर में दर्द हो सकता है और पूरे बदन में आपको थोड़ा-सा ठंडापन लगेगा, आपको लगेगा कि मुझे ठंडा लग रहा है और ऐसे चिल्स की तरह आपको लगेगा, रिगर की तरह होगा। और कई बार ये जो टेम्परेचर है, ये आपके थर्मामीटर के ऊपर भी रजिस्टर्ड नहीं होता, यानी 100 और 100 डिग्री से ज़्यादा तापमान जनरली नहीं जाता। अब ऐसा देखा गया है कि ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जो इसे टाइफाइड के लक्षण समझ करके टाइफाइड की एंटीबायोटिक्स लेने लगते हैं, टेस्ट कराते हैं, लेकिन कहीं न कहीं बदन में दर्द, सुस्ती, थकान, कमज़ोरी, बुखार के बिना रहना भी लक्षण हो सकता है पेशाब में जलन के साथ-साथ। या कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको पेशाब में जलन भी नहीं होता, लेकिन ये आम तौर के लक्षण होते हैं और उनको यूरिन में इन्फेक्शन होता है। यूरिन में इन्फेक्शन के प्रमुख लक्षण जैसा मैंने आपको बताया, इसके साथ टेस्ट जो मैंने बताया, ये तो आपको टेस्ट बहुत ज़रूरी है करानी, रूटीन माइक्रोस्कोपी, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। इसके साथ-साथ ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि इसमें अल्ट्रासाउंड की भी बहुत अहम रोल हो जाती है अगर एक लंबे अरसे से आपको समस्या बार-बार हो रही है। कहीं आपके यूरिनरी ब्लैडर में सूजन तो नहीं, सिस्टाइटिस की तरह तो नहीं हो गया, कहीं आपके प्रोस्टेट में इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, प्रोस्टेट के अंदर बढ़ोतरी तो नहीं देखी जा रही। ये सारी चीज़ें आपको अल्ट्रासोनोग्राफी से पता लग सकती हैं अगर आप कराएँगे तो। इसके बाद आते हैं कि ऐसे पेशेंट्स के लिए थेरेपी क्या होती है, इलाज क्या होता है। सबसे पहले आपने टेस्ट कराया, टेस्ट में आपका इन्फेक्शन की पुष्टि हुई, उसके बाद आपने यूरिन कल्चर कराया सेंसिटिविटी के साथ, तो उसमें एक पूरी लिस्ट आती है जिससे हम जान सकते हैं कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो कौन-सा है, इकोलाई है, विकोलाई है या कोई और प्रकार का इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन के खिलाफ कौन सी एंटीबायोटिक सबसे अच्छे तरीके से काम करती है, उसका पता लगता है। अब उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए जो एंटीबायोटिक का प्रयोग है, ये हमें कम से कम 7 से 14 दिन तक करनी चाहिए। डिपेंड करेगी इन्फेक्शन की सीवियरिटी पे, डिपेंड करेगी आपके डॉक्टरी जाँच पर कि आपने जब अपने डॉक्टर से सलाह लिया तो उनको क्या लगता है कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए। और यही बहुत बार हम पीछे छूट जाते हैं इन्फेक्शन से लड़ने में, क्योंकि हमें ये ध्यान नहीं होता कि अगर इन्फेक्शन है, हम खुद से जानकारी के अभाव में कहीं से दवाइयाँ ले लिए, किसी ने बताया कि अरे यार आप लीवोफ्लॉक्सासिन ले लो, आप नाइट्रोफ्यूरॉन ले लो, आप ऑफ्लॉक्सासिन ले लो, ऐसे एंटीबायोटिक्स लोग आते ही रहते हैं, कभी मेडिसिन शॉप से ले लिया, कभी कहीं से ले लिया और उन्हें ये नहीं पता होता कि क्या ये एंटीबायोटिक्स उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करेंगी, पहली बात जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ती है, क्या ये एंटीबायोटिक्स आपको साइड इफेक्ट देंगी या नहीं देंगी, दूसरी बात आपके हिसाब से ये एंटीबायोटिक्स आपकी नुकसान भी कर सकती है, तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात एंटीबायोटिक्स का आपके वेट के हिसाब से और मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन एमआईसी वैल्यू के हिसाब से आपका क्या डोजिंग होना चाहिए, ये भी तय होता है कि आपको एंटीबायोटिक किस डोज में लेनी है। इसके साथ साथ ड्यूरेशन कि कितने दिन के लिए लेनी है, ये सबसे अहम जानकारी है, क्योंकि अगर हमने एंटीबायोटिक्स 7 दिन की ली और 10 दिन की ले ली और इन्फेक्शन आपके अंदर बचा हुआ रह गया तो इसे 14 दिन तक लेना था, लेकिन आपने 7-10 दिन में बंद कर दिया क्योंकि आपके लक्षण सही हो गए, तो हो सकता है पुनः कुछ वीक्स के गैप के बाद वो एंटीबायोटिक्स पुनः लेनी पड़े, रेजिस्ट कर जाए, क्योंकि आपका इन्फेक्शन का आपने अधूरा इलाज कराया है। तो अगर आपको इन्फेक्शन है, ऐसे लक्षण हैं जो कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, तो सर्वप्रथम यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कल्चर कराएं। रिपोर्ट्स आने के बाद आप सही डोज की एंटीबायोटिक, सही टाइप की एंटीबायोटिक जो आपके लिए बेस्ट हो, परफेक्ट हो, वो सही ड्यूरेशन में लेनी चाहिए। और इसके साथ-साथ ये ज़रूर रखें कि विशेष तौर पे जो हाइजीन है, उसका ख़्याल रखना होता है यूरिन इन्फेक्शन में। अपने टॉयलेट को क्लीन अप करके रखें,
जाने के पहले एक्स्ट्रा फ्लश करें, यूज़ करने के पहले हाथ पैरों को धोएं और यूज़ करने के बाद भी पैर और हाथों को धोना चाहिए अच्छे से और फ्लश को भी एक्स्ट्रा करना चाहिए। इसके साथ साथ ये जानकारी रखें कि खाने पीने में ज़्यादातर ऐसे पदार्थ का यूज़ करें जो अल्कलाइन फ्रूट्स हैं, जिसकी वजह से आपकी जो यूरिन की एसिडिक पीएच हो जाती है उसको राहत मिले, जलन में राहत मिले आपको। और आमतौर पे एल्कासिट्रॉन इत्यादि अल्कासोल एंड बहुत तरीके के ऐसी दवाइयाँ आ रही हैं, ऐसे सिरप आते हैं एल्कलाइन करते हैं जो यूरिन को, उनका भी सेवन डॉक्टरी सलाह के बाद आप कर सकते हैं। तो ये था पूरा रबो-रुबाब यूरिन में इन्फेक्शन का। बस ये बात आपको याद रखनी है कि इसके लक्षण में ज़रूरी नहीं कि आपका बुखार 100 या 100 डिग्री से ज़्यादा आए। लक्षण बहुत आम है, हाथ पैरों में दर्द, कई बार पेशेंट को कमर में दर्द होता है। फीमेल पेशेंट विशेषकर जो थोड़ी सी एजेड है उनके अंदर ये समस्या आमतौर पे बार-बार होती है। और थोड़ा-सा ठंडा लगना, हल्का बुखार की तरह आना, टेम्परेचर का रिकॉर्ड पे नहीं आना और सुस्ती, थकान, कमज़ोरी रहती है। ये देखा गया बहुत आम लक्षण होते हैं यूरिन इन्फेक्शन के, जिसमें बार-बार पेशाब करने की भी समस्या बनी रह सकती है। इस बाबत इस जानकारी में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। राधे राधे।